बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हाल ही में कोरोना के दौर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा मरीजों को, तीमारदारों को, और ऑक्सीजन को लेकर हाय हाय मची रही। लेकिन उन सबके बावजूद भी जो ऑक्सीजन पहुंच रही थी केंद्र से राज्यों को और तमाम अस्पतालों को, उस ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम सवालात उठे। यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा कि वो एक कमेटी बनाकर ऑडिट कराए कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को लेकर, सप्लाई को लेकर और उसे स्टोर करने को लेकर क्या व्यवस्थाएं थी। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर ये हाई तौबा क्यों मची। इसके लिए बाकायदा दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक कमेटी का गठन किया और कहा कि आप रिपोर्ट तैयार करें। एक ऑडिट कराया गया कमेटी द्वारा और कमेटी ने उस ऑडिट की रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी तो उसके बाद उस पर भी सवाल जवाब होने लगे। लेकिन ऑक्सीजन को समझने की कोशिश, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को समझने की कोशिश और इसके किस तरीके से इसको केंद्र से राज्य और उसके बाद अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है, कितना किसके हिस्से में आता है और कैसे इसको स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये आरोप लगा कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे 4 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई और स्टोर करने की कोई व्यवस्था थी नहीं। उन सब के बावजूद भी अब सरकारें आपस में लड़ रही हैं, सवाल जवाब हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन वाले मामले पर यह समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि किस तरीके से आने वाले वक्त में इन तमाम सवालों से हम बच सकते हैं और ऐसी कोरोना महामारी के दौर में या ऐसी महामारियों के दौर में हम ऑक्सीजन हर किसी मरीज को जिसको जरूरत है उसे हम दे सकते हैं। इसी पर आज हम जी। चर्चा करेंगे, एक बार फिर से तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान नरेंद्र आहूजा जी विवेक का जुड़ चुके हैं। वो स्वास्थ्य मामलों के धन्यवाद। जानकार भी हैं और ऑक्सीजन के मामले में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला धन्यवाद। सवाल ऑक्सीजन को लेकर ही है। जो डिमांड होती है, जो सप्लाई होती है, वो किस तरीके से अब रखी जा सकती है, की जा सकती है, क्योंकि हाल ही में हमने बहुत हाई तौबा देखी ऑक्सीजन को लेकर। पहले तो हम सिर्फ इतना जानते थे सर, केवल पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन कोरोना ने ऐसे दिन दिखाए कि लोगों को सिलेंडर के सिलेंडर घर ले जाने पड़े, मिले नहीं। लोग ये कहते दिखाई दिए कि ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए उनकी मौत हो गई, उनके परिजनों की मौत हो गई। मैं समझना चाहूंगा सर इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई, इसका स्टोरेज के बारे में पहला सवाल ये। निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा और बिना किसी विवाद में पड़े संवाद के माध्यम से हम समस्याएं जो हम आगे भी देख रहे हैं या दूसरी वेव में जो आई या तीसरी वेव में जो समस्याएं अपेक्षित हैं उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बन सकती है। तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे लेकिन संवाद के माध्यम से। पहला आपने कहा कि ऑक्सीजन को मैंने कभी बिकते हुए नहीं देखा था। ऑक्सीजन ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा हवा जिसको हम कहते हैं और पूरे वातावरण यदि शुद्ध होता है तो लगभग 21% ऑक्सीजन उस हवा में होती है जिसे हम आसानी से सांस लेते हैं। एक मैं जरूर बात कहूंगा कि मुफ्त मिलने वाली इस ऑक्सीजन के लिए इस ऑक्सीजन के प्रदाता परमपिता परमेश्वर का हम किन शब्दों में और कब धन्यवाद करते हैं? क्या हम सांस लेकर के ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए वातावरण को दूषित तो करते हैं, लेकिन कितना हम इस वातावरण को पुनः ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए कितने पेड़ लगाते हैं? विशेष रूप से त्रिवेणी जिसे कहा जाता है उसके हम पेड़ लगाएं ताकि वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक से अधिक रहे। लेकिन अब मूल जी। प्रश्न पर आता हूं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो मांग थी वो अत्यधिक बढ़ी। अब आपने पहला प्रश्न किया कि मांग कैसे बढ़ी और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मांग होनी चाहिए और कितनी की गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है पंकज जी, बड़ा सीधा और सरल एक फार्मूला है वो मैं आपको बतलाता हूँ। कुल जितने मरीज एक्टिव पेशेंट्स कोरोना के हों उनके लगभग आप मान लीजिए जो पुराने पहली वेव और दूसरी वेव के अनुभव के आधार पर मैं बात कह रहा हूं कि लगभग 80% मरीज अपने घर पर होम आइसोलेशन में रह करके बिना किसी ऑक्सीजन की मांग किए ठीक हो जाते हैं। एक दूसरा, इसमें जो शेष बचे हुए 20% हैं, इसमें 5% ऐसे भी हो सकते हैं कि जो घर पर भी रहें और जिन्हें
होम आइसोलेशन में रहते हुए कुछ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, जो कि 2 से 3, 4 लीटर पर मिनट की एलपीएम की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो हम सिलेंडर्स के माध्यम से उनको देने का प्रयास करते हैं। अब शेष बचे 15%। 15% में से 10% मरीज ऐसे होते हैं जो कि अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करवाते हैं और उन्हें ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन बेड क्या है? जिस पेशेंट के बेड हेड पर, यानी कि उसके सिर पर एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी हो, उसमें से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसमें रेगुलेटर लगा हो और बिल्कुल। एक साफ पानी के बीच में से गुजरती हुई ऑक्सीजन उस मरीज को दी जाए, जो लगभग 5 से 10 लीटर पर मिनट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उनकी आवश्यकता रहती है। और 5% मरीज ऐसे होते हैं जो आईसीयू में जाते हैं और आईसीयू में वो या तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, जिसको हम बाईपैप मशीन बोलते हैं, या किसी अन्य साधन से ऑक्सीजन लेते हैं, जिन्हें लगभग 20 से 30 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। और कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कि वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, तो उन्हें लगभग 40 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो आप जो वैज्ञानिक आकलन हैं, उनके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लें कि जी। आपके जो आबादी है वह कितनी है, प्रथम। द्वितीय, उस आबादी का कितना भाग संक्रमित होने की आशंका वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है, 2। और तीसरा, उसमें से कितने लोगों को फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे उस 15% के हिसाब से कि 10% ऑक्सीजन बेड और 5% वेंटिलेटर या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बाईपैप मशीन पर रहेंगे, तो आप अपनी ऑक्सीजन की मात्रा जितनी आवश्यकता पड़ सकती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके जी। लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी अस्पतालों को पहले से ही इन सभी कैलकुलेशंस को करते हुए अपनी ऑक्सीजन की जितनी मांग रहनी है उसकी आपूर्ति की व्यवस्था कर लें। अब पंकज जी, आपने दूसरा पूछा था कि भंडारण। भंडारण एक सप्लाई रह जैसे गया था सर। जी, हाँ, सप्लाई रह गया है, तो हाँ। मैं सप्लाई पर भी आता हूँ। सप्लाई पर पहले आ जाता हूँ, भंडारण फिर उसके जी। बाद करता हूँ। सप्लाई की जहां तक बात है तो पंकज जी, अपने यहाँ ऑक्सीजन की अलग अलग कैटेगरीज है, टाइप्स हैं। पहला, जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री में प्रयोग होती है उसको हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन अस्पतालों में प्रयोग होती है उसको हम मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। दोनों कहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं, कहाँ से मिलती हैं, तो उसके हम्म। लिए मैं आपको बतलाऊं, एयर सेपरेशन यूनिट होते हैं जो कि हवा से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं और लगभग 99% शुद्ध ऑक्सीजन को का निर्माण करते हैं। और वो ऑक्सीजन का निर्माण जो एएसयू में होगा वो गैसियस फॉर्म में कम होगा, अधिक होगा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एलएमओ फॉर्म में, लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये जो लिक्विड ऑक्सीजन बनी, ये केवल एएसयू में ही नहीं बनती है पंकज जी। जितने भी स्टील प्लांट हैं, वहां स्टील को काटने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, या स्टील को आकार देने के लिए, पाइप बनाना है तो, या गर्डर बनाना है तो उस स्टील को आकार देने के लिए उस वक्त इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां ये एयर सेपरेशन यूनिट्स लगाए जाते हैं। तो उनके पास ये ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन बहुत एक्सेसिव मात्रा में होती है। मेरे जी। देश में, मैं यहां बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात, मेरे देश में हम्म। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कैसे? मैं बतलाता हूं। मेरे देश में स्टील प्लांट्स उड़ीसा में, झारखंड में, गुजरात में बहुत अधिक स्थित हैं, और वह सभी के सभी, जब हम ऐसी कोई महामारी की स्थिति में, जब जी। हम देखते हैं कि अब ऑक्सीजन की आवश्यकता मेडिकल की बढ़ गई है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इंडस्ट्री में उस ऑक्सीजन के प्रयोग को बंद करके मेडिकल की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो वह होती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है वही
रॉ मटेरियल है एक तरह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी और मेडिकल ऑक्सीजन का भी। जब हम इंडस्ट्री में उसके प्रयोग को बंद कर देंगे, जैसे दूसरी वेव आई, तो भारत सरकार ने आते ही पहली अधिसूचना जारी की कि इस ऑक्सीजन का इंडस्ट्री का प्रयोग बंद कर दिया जाए। और जैसे इंडस्ट्री में ऑक्सीजन का प्रयोग, लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग बंद किया गया, तो वो पूरी की पूरी सप्लाई डाइवर्ट हो गई मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। तो उसके बाद मेरे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही। लेकिन क्या कमी रही? कमी रही उस समय राज्यों द्वारा प्लानिंग करने की। क्या मैंने अपनी मांग को ठीक ढंग से रखा, या मैंने अपनी मांग को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए मैं कहूंगा कि अधिक बता करके रखा? यदि अधिक बता करके रखा तो क्या मैंने पड़ोसी राज्यों को कोई परेशानी पैदा कर दी? तो उत्तर आता है हाँ, परेशानी पैदा कर दी। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं इसके लिए। हमारे हरियाणा के अंदर एक एयर सेपरेशन यूनिट है पानीपत में, जिसकी कैपेसिटी लगभग 270 मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन बनाने की है। मुझे मेरे राज्य के लिए इतनी ही ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इससे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि मांग मेरे पड़ोसी राज्यों ने अधिक रख दी, तो मेरे हरियाणा में स्थित प्लांट में से 270 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन थी, उसके स्थान पर मुझे हरियाणा के लिए, अपने राज्य के लिए तो मिली 90 या 100 मीट्रिक टन। लेकिन पड़ोसी राज्यों की आवश्यकता की उस समय मांग को देखते हुए उन्हें 140 से 170 मीट्रिक टन यहां से दी गई। तो हमें उसमें सामंजस्य देखना होगा। इसी को कहते हैं कि मांग एवं आपूर्ति का नियंत्रण बनाना। इसमें जो तीसरे प्रकार की ऑक्सीजन है, मैं वो स्पष्ट कर दूं दर्शकों के लिए कि ये तो हो गई इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और फिर लिक्विड ऑक्सीजन से इंडस्ट्रियल गैस ऑक्सीजन बनी या मेडिकल ऑक्सीजन बनी। इंडस्ट्री के समय पर जब कोविड आया तो इंडस्ट्रियल यूज बंद कर दिया गया, तो पूरी की पूरी सप्लाई डाइवर्ट हो गई मेडिकल ऑक्सीजन में, जिससे कोई कमी नहीं रही। अब इसके अलावा एक और प्रकार की ऑक्सीजन होती है, वह होती है ऑक्सीजन 93%, O2IP 93%। वो क्या है? वो है PSA प्लांट, जिसको बोलते हैं प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेथड से बनाई गई ऑक्सीजन। इसको भी हम मरीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और भली भांति वेंटिलेटर पर हो चाहे कहीं पर भी हो, खासतौर पर ऑक्सीजन बेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं, ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध है। तो जो PSA प्लांट हैं, जब पहली वेव के बाद भारत सरकार ने देखा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी राज्यों को कुछ PSA प्लांट भी सैंक्शन किए गए थे। तो हरियाणा के लिए 6 PSA प्लांट मिले थे पंकज जी। फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला एवं हिसार। और हमने दूसरी वेव आने से पहले ही 6 के 6 ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ कर लिए थे, जिससे कम से कम इन जिलों में हमारी स्थिति कुछ बेहतर रही, क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन अपने मरीजों के लिए PSA प्लांट के माध्यम से भी मिलने लगी। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब दूसरी वेव के बाद जो तीसरी वेव आ रही है, इसके लिए भी भारत सरकार ने, चाहे वो DRDO के माध्यम से हो, चाहे NHAI के माध्यम से हो, चाहे किसी भी कंपनीज के CSR के माध्यम से हो, चाहे PM केयर फंड से हो, तो उसमें सभी में PSA प्लांट देने का आश्वासन दिया है। और हमारे राज्य के लिए 34 और पूर्व में दिए गए 6, कुल 40 PSA प्लांट जो हॉस्पिटल्स में लगेंगे, जो हॉस्पिटल्स में उसी स्थान पर ऑन स्पॉट ऑक्सीजन का जनरेशन करेंगे और मरीजों के लिए काम में आएंगे। तो ये प्लानिंग आपको पूर्व में ही करनी पड़ती है, ताकि कोई समस्या ना आए। अभी सप्लाई की बात रह गई, मैं उस पर भी आता हूं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पहले पूछेंगे। जरूर, नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपने कहा इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे पास, आपने कैटेगराइज किया उनको, आपने बताया कि किस किस तरीके से हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उन सब के बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, अलग अलग अस्पतालों में मौतें हुई। उन मौतों को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से उन्हें देखा जाए, जिसने कहा कि मैं ऑक्सीजन नहीं मिली और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारे मरीज की मौत हो गई? मैं हमारे पास ऑक्सीजन है। एक उदाहरण दे देता हूँ। कई बार कहते हैं ना कि कंपनीज रिच, डायरेक्टर्स आर रिच बट कंपनीज पुअर। मेरा देश बहुत समृद्ध है, मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन मेरे देश में रहने वाले लोग गरीब क्यों हैं? ये जो मैंने बात कही, यही बात मैं ऑक्सीजन पर लागू कर देता हूं।
मेरे पास यदि ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यदि अस्पताल में ऑक्सीजन के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है, अब भंडारण पर आता हूं, उसके बाद सप्लाई पर भी आऊंगा, स्टोरेज पर आता हूं। स्टोरेज किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन का किस तरह से हो सकता है? या तो लिक्विड क्रायोजेनिक टैंक रहेगा लिक्विड ऑक्सीजन को भरने के लिए, 6 MT का रहे, 7 का रहे, 10 का रहे, 14 का रहे, जैसा भी उस हॉस्पिटल की बेड नंबर ऑफ बेड्स हैं या ऑक्सीजन बेड्स वहां पर अवेलेबल हैं, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से अगर फार्मूला लगाएंगे तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इतनी मेरी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उस उतनी ऑक्सीजन की भंडारण की व्यवस्था करना व्यवस्था क्या अस्पताल का दायित्व नहीं बनता है? बिल्कुल यदि बनता है। अस्पताल के पास उतने ऑक्सीजन की भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो राज्य के पास कितना भी ऑक्सीजन रहे, वह अस्पताल तो हर 2 या 3 घंटे के बाद रेड फ्लैग लेकर के खड़ा रहेगा कि मेरे यहाँ तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, अपना अपना सिलेंडर मरीज खुद लेकर के आए या यहाँ से छुट्टी करा करके चले जाएं, या थोड़ी देर बाद जैसा आगरा के जो हॉस्पिटल का जिसकी बात की, श्री पारस अस्पताल आगरा में, या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी दिल्ली के अस्पताल में, शायद मैं नाम लूं कई ठीक है या नहीं, हॉस्पिटल्स हैं सर, कई हॉस्पिटल्स हैं। कई अस्पतालों में इस प्रकार का सुनने में मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हुई, तो वह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मैं स्पष्ट शब्दों में एक बात बतला दूं कि वह ऑक्सीजन के भंडारण की पूर्ण व्यवस्था मिसमैनेजमेंट। ना होने के कारण उस अस्पताल में अधिक कोविड मरीज भर्ती कर लेने के कारण ये अव्यवस्था का आलम फैला। मेरे पास व्यवस्था तो है 50 बेड की, मैंने मरीज भर्ती कर लिए 100, और 100 मरीजों को देने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए ना तो मेरे पास लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है, ना ही उसके बाद गैसियस ऑक्सीजन को भी दिया जा सकता है, जो डी टाइप या बी टाइप के सिलेंडर रहते हैं। 46 उसकी कैपेसिटी रहती है केएल की, उसकी जो डी टाइप सिलेंडर है, और बी टाइप छोटे सिलेंडर रहते हैं, उससे छोटे जो होम आइसोलेशन में रहेंगे वो ए टाइप सिलेंडर भी रहेंगे। तो इसकी हमें व्यवस्था देखनी चाहिए कि हम उसकी पूरी व्यवस्था कर पाए, उतने ही मरीज हम अस्पताल में भर्ती करें जितने मरीजों की मेरे पास व्यवस्था है ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की। उसके लिए मुझे अपनी भंडारण क्षमता बढ़ानी होगी, एक। दूसरा, मुझे अपने अस्पताल में पीएसए प्लांट लगाना होगा, दो। तीसरा, मुझे मैनीफोल्ड लगाने होंगे। ये बहुत आवश्यक एक शब्द बतला रहा हूं मैं आपको। मैनीफोल्ड का मतलब है कि पूरी की पूरी एक पाइपलाइन जाएगी उस टैंक से, या जहां से ऑक्सीजन सप्लाई हम दे रहे हैं, जहां सिलेंडर एक साथ रख करके हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दी है, तो वो मरीजों के बेड हेड तक पहुंचेगी, और बेड हेड पर एक रेगुलेटर रहेगा जो मैंने पूर्व में भी बतलाया। तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था यदि मेरे पास नहीं है, तो उसके बावजूद भी मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक कोरोना के मरीज भर्ती करके मैं उनसे लाभ उठा सकूं, उनकी चिकित्सा को सेवा कार्य ना मान करके अपितु निजी लाभ की व्यवस्था मान करके यदि मैं करूं, तो शायद अस्पताल अगर ऐसा करता है तो वह क्रिमिनल नेग्लिजेंस करता है। और यदि मैं कहूंगा कि इसको कैसे ठीक करना है, तो मेरा एक सुझाव है जो हरियाणा में हम लोग कर रहे हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज जी ने बड़े स्पष्ट आदेश दिए हैं इस बारे के अंदर कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत है और उसके पास 50 बेड से ऊपर की व्यवस्था है, 50 बेड और उससे ऊपर के सभी अस्पताल हरियाणा में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। ऐसा सभी राज्यों को करना चाहिए, मेरा एक ये सुझाव है अन्य राज्यों को भी। और सही सुझाव। उन्हें सभी को पीएसए प्लांट लगाना चाहिए, जी। ऑन स्पॉट अपनी ऑक्सीजन जनरेट करने की व्यवस्था करनी चाहिए, एक। दूसरा, लेकिन उन अस्पतालों को केवल पीएसए प्लांट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पीएसए प्लांट के लिए आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। उसके लिए डीजी सेट हो, उसके लिए हॉटलाइन फीडर हो, जितने भी केवी का वो आपका प्लांट उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई मांगेगा उतना देना पड़ेगा आपको। उसके बावजूद मैं एक सुझाव दूंगा कि हमें इसके अतिरिक्त एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट भी रखना चाहिए, चाहे वो यदि अस्पताल 100 बेड का है तो हमें क्रायोजेनिक टैंक लेना चाहिए 6 MT का, या हमारे पास डी टाइप सिलेंडर्स की
भरपूर व्यवस्था रहनी चाहिए, ताकि पीएसए प्लांट के साथ साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट मेरे पास होगा तो मैं कहूंगा कि हाँ, मेरे पास ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, मैं मरीजों का भरपूर और सही ढंग से इलाज कर सकता हूं। यदि ऐसा कर पाऊंगा तभी मुझे पेशेंट लेने का अधिकार है। इसमें एक और सर, इसमें एक बात और है, जब हम ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे थे, देख रहे थे, ये तो देख लिया कि कैसे मिल पाती है ऑक्सीजन ऐसे मौके पर, लेकिन अस्पतालों द्वारा तमाम मिसमैनेजमेंट तो था ही था, जिसको आप बता रहे हैं, इस वजह से लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। जब ऑक्सीजन के दाम सुने तब भी हैरान रह गए, बहुत ज्यादा दाम भी वसूले गए, जिसका जिसका देखिए, मन जितना किया गया वो हाँ उसने हाँ हाँ, जरूरत के हिसाब से उतना लिया, और ऐसे मौके पर बिल्कुल जब महामारी चल रही है। जी। मैं तो सीधा-सीधा कहूँगा कि ऑक्सीजन के अधिक दाम वसूल करना अस्पतालों द्वारा मरीजों का शोषण करने के बराबर था। और ये शोषण ही नहीं था, अपितु मैं सीधा-सीधा यदि कहूँ तो ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन था, क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए जो केंद्र सरकार के अंदर काम करती है और एक संस्था है जो दाम तय करती है, उसने जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसके दाम 15 रुपए 22 पैसे पर क्यूबिक मीटर तय कर दिए थे, और साथ ही साथ 25 रुपए 70-72 पैसे दाम तय किए थे जो गैसियस ऑक्सीजन है उसके। इन दोनों के दामों में अंतर रखा गया था, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन से गैसियस ऑक्सीजन बनाने में, वहां से वहां तक लाने में कुछ खर्च होते हैं, तो उसको पूरा किया जा सके ताकि रिफिलर्स को दिक्कत ना आए। तो ये यदि सभी लोगों के ध्यान में रहेगा तो सभी सरकारों को एक बात और भी चाहिए थी कि ऑक्सीजन बेड्स की जो मिनिमम चार्जेस हैं उनको भी, मैक्सिमम चार्जेस जो हैं उनको भी फिक्स कर दें। तो हरियाणा सरकार ने 2 प्रकार के रेट तय किए थे, एक तो एनएबीएल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन बेड के लिए भी, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के लिए भी, इन्वेजिव वेंटिलेटर के लिए भी सीलिंग प्राइस लगा दिया था कि इससे अधिक कोई चार्ज नहीं कर सकता। फिर भी अगर किसी ने चार्ज किए, मैं मानता हूं कि कुछ अस्पतालों ने लालच में किए, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाइयां भी हो रही हैं, कमेटियों में शिकायतें भी हो रही हैं, उन्हें मरीजों को पैसा वापस भी देना पड़ रहा है, और कुछ अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत, और कुछ अस्पतालों के पंजीकरण जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत है उन्हें रद्द करने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो ये चेतावनी स्वरूप है कि आप ऐसा काम ना करें, तो ये यदि करते हैं तो निश्चित रूप से दाम कोई अधिक वसूल नहीं कर पाएगा। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, और एक छोटा सा संदेश भी लास्ट में मैं आपके जरिए दिलवाना चाहूंगा, लेकिन वो आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम अस्पतालों को चिन्हित किया गया, क्या ऐसे अस्पतालों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो एक ऑक्सीजन ऑडिट हुआ, उस ऑडिट में बाकायदा कुछ अस्पतालों के नाम आ गए, और उसमें जिसने ऑडिट किया उस पर सवाल उठ गए, जिस कमेटी ने ऑडिट किया उन्होंने कहा जी, उन अस्पतालों ने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा था नहीं, लेकिन हमारा नाम इसमें है। इसको कैसे हम देखें और कैसे समझें, क्योंकि ये कमेटियां बनाने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और उन कमेटियों पर भी अगर सवाल उठे और सियासत होने लगे तो? मैं निश्चित रूप से बताऊं कि इन कमेटियों के जो चेयरमैन थे, वो, उनका जो कद है और उनकी निष्पक्षता संदेह से परे है। मैं सभी के नाम भी जानता हूं और सभी के बारे में भी जानता हूं, और मेरी व्यक्तिगत रूप से कुछ से बात भी हुई है। कमेटी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना कतई उचित नहीं है। कई बार होता है मेरे से कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, मुझे इसे स्वीकार करने में कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए, या मुझे स्वीकार करने में मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई, किसी और ने मुझे वो मेरी गलती बताई, मैंने उसका सुधार कर लिया, तो तीसरी वे में वो गलती ना हो, इस भाव से यदि लेंगे तो ज्यादा उचित होगा, बजाय इस भाव के कि मुझे सुधारने के लिए यदि किसी ने कोई गलती मुझे बताई तो मैं उसी के ऊपर उंगलियां उठाने लगूं। तो एक बात कह देता हूं अंतिम संदेश के रूप में, जब भी मैं कहीं उंगली उठाता हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करते हुए ये कहती हैं कि देख भैया, अपनी गलती तो देख ले, तू दूसरे पर उंगली उठा रहा है, तो कृपया बराए मेहरबानी ऑक्सीजन का हम मैनेजमेंट करें। मैंने पूरा फार्मूला बतलाया कि कैसे ऑक्सीजन की मांग को कैलकुलेट करना है, कैसे हमने पीक में कितने नंबर आने हैं, वो सभी साइंटिफिक फार्मूले हैं, मेथड हैं,
तो उसी के हिसाब से हम अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाएं। देश में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, कतई कमी नहीं है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। मैं अधिक मांग करके अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति से भी बचूं, ताकि पड़ोसियों को परेशानी ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। और यही संदेश देकर के मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे राष्ट्र में कम से कम ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और क्यों कमी नहीं है वो मैं बतला चुका हूं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को उस समय रोक दिया जाता है, और इंडस्ट्रियल के लिए जो मेडिकल जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो प्रयोग होनी है, उसी को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में लेकर के और मेडिकल पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन की कोई कमी जी, रहती ही नहीं है। ये मेरा ठीक। स्पष्ट संदेश अंत में चलिए, है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने वक़्त निकाला। तो नरेंद्र आहूजा विवेक जी को आप सुन रहे थे और कुछ सवालों के जवाब थे जो आपके मन में भी अक्सर होंगे कि ऐसे कोरोना काल में, महामारी के दौर में जब अचानक से इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई और उस ऑक्सीजन पर आज जाकर एक ऑडिट हुआ और ऑडिट रिपोर्ट पर अब सियासत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये जानने की कोशिश थी कि ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है, उसकी कितने प्रकार की ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन पर ऑडिट किस तरीके से होता है और उसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन से अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कब करनी चाहिए, उसके बाद कितने पेशेंट्स होने चाहिए, कितने बेड होने चाहिए। तो इस हिसाब से क्योंकि जिस ऑडिट रिपोर्ट का ज़िक्र आज हो रहा है, उस ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया कि कुछ खासकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कि जितनी ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर दी गई, जिस वजह से दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिली, लेकिन और तमाम जो ज़रूरतमंद राज्य थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इन सब के बावजूद भी ऑक्सीजन के इस मसले को अभी सियासत के ज़रिए ही समझा जा रहा है, सियासत इस पर हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हालाँकि ये कमेटी द्वारा बनी रिपोर्ट है, ऑडिट हुआ कमेटी द्वारा और वो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल ऑक्सीजन को समझने की कोशिश थी, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को समझने की कोशिश थी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश हमने इस अपने कार्यक्रम के ज़रिए की है। बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिले होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।